आज का जो लेक्चर है इसमें गेट 2012 के मैथमेटिकल फिजिक्स का सोल्यूशन होगा। इससे पहले के दो लेक्चर में गेट 2012, गेट 2011 और 2010 के सोल्यूशन किए गए थे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके गेट प्रीवियस ईयर सोल्यूशन पे वो दोनों लेक्चर देख सकते हैं। तथा एक और प्लेलिस्ट चल रही है मैथमेटिकल फिजिक्स के, जिसमें हम लोग वेक्टर के लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ पे वेक्टर का डिटेल लेक्चर डिस्कशन चल रहा है, तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे विद द इंडिसेस आई कॉमा जे इक्वल टू 1 2 3 इज। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हमको बताने हैं सिमेट्रिक टेंसर के लिए। सेम क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2010 में, उसका सोल्यूशन हम लोगों ने वहाँ पे किया है। लेकिन वहाँ पे अंतर क्या था क्वेश्चन में कि वहाँ पे असिमेट्रिक टेंसर दिया था और यहाँ पे क्या दिया है, सिमेट्रिक टेंसर। तो डिफरेंस क्या होता है सिमेट्रिक या असिमेट्रिक टेंसर में? सिमेट्रिक के केस में जो ए आई जे होगा वो ए जे आई के इक्वल होगा। मेरा मतलब है कि A13 अगर कंपोनेंट है तो A31 के इक्वल होगा सिमेट्रिक के केस में। तो जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे, अब जबकि असिमेट्रिक के केस में होगा ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो सिमेट्रिक में नंबर ऑफ कंपोनेंट डबल होंगे असिमेट्रिक से। असिमेट्रिक में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ये असिमेट्रिक का फॉर्मूला है, हाफ ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था असिमेट्रिक के लिए। यहाँ n क्या था, ये जो वैल्यू होती है 1 2 3 3 है, लार्जर वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 3 है, तो 1/2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दैट इज 9 में 3 का 6 का आधा 3। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आ गए सिमेट्रिक टेंसर के लिए 3। अब क्योंकि इसमें ए आई जे ए जे आई के इक्वल होगा, मतलब डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इंडिपेंडेंट सिमेट्रिक के केस में कितना हो जाएगा, 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इज दैट क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 0 1 0 1 0 1 0 1 0 आर। इनमें से कौन आइगन वैल्यू होंगी गिवन मैट्रिक्स के लिए? ये गेट 2012 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सेम प्रॉब्लम देख रखी थी, वो गेट में एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या था, हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे λ1 λ2 λ3 इस टाइप से। ये जो प्रोडक्ट होगा ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब ट्रेस 0 + 0 + 0 दैट इज 0, ट्रेस आ गया 0। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में सम करने पे 0 आएगा, इस पे नहीं आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इस पे नहीं आएगा तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इस पे नहीं आएगा, ये भी इनकरेक्ट। इस पे 0 आ रहा, तो केवल एक प्रॉपर्टी से ही हमारा काम चल गया और आंसर आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Identify the correct statement for the following vector. A vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus b vector equal to I cap plus 2j cap. Option are given as the vectors a and b are linearly independent. Option B बोल रहा है the vectors a and b are linearly dependent.
ऑप्शन सी बोल रहा द वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ऑप्शन डी बोल रहा द वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉर्मलाइज। तो हमें बताना है इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। अच्छा, कंडीशंस होती हैं वेक्टर में। अगर आप वेक्टर के लेक्चर सीरीज मेरा देखेंगे तो आपका वेक्टर्स काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने क्या है नेट या गेट के अकॉर्डिंग ही उस लेक्चर में वेक्टर्स को सॉल्व किया है या समझाया है, ठीक है। और सॉल्व एग्जांपल के साथ ही हमने लेक्चर कंप्लीट किए, तो आप जाके वो देख सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में, जब कोई वेक्टर ऑर्थोगोनल होता है तो उसकी कंडीशन होती है ऑर्थोगोनैलिटी की कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। और जबकि दो वेक्टर नॉर्मलाइज हैं, दो वेक्टर जब ऑर्थोगोनल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर नॉर्मलाइज्ड हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। तो अभी हम इन दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल लें ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी फाइंड करें तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, आई का आई के साथ जे का जे के साथ। तो ये 7 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑर्थोगोनल तो होने वाले नहीं है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी की बात करें, अगर हम लोग इनका कर्ल निकालें, सॉरी कर्ल नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के वेक्टर ए, यहाँ पे कितना था 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आई कैप, इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो आई कैप ये छोड़ा 0 0 0, फिर माइनस जे कैप ये छोड़ा इसका 0 0 प्लस के कैप ब्रैकेट ये छोड़ा 3 2 6 -2, तो ये भी आ गया 4 के कैप दैट इज नॉन जीरो। तो ये क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड भी नहीं है अब ये वेक्टर, क्योंकि नॉन जीरो आ गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अभी बच्चे दो ऑप्शन, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो कब कोई वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तो देखो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे दो वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाए। एम की वैल्यूज के लिए कोई भी पॉजिटिव सम वैल्यूज हो एम की, उनके लिए ए प्लस एम बी इक्वल टू 0 आ रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ठीक है, वैल्यू पुट करा दो। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 3 2, मतलब ये लिखा तो है, मैट्रिक्स से देख के लिख लेते हैं, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, फिर 0 के कैप तो हटा दो, उसका कोई काम नहीं, एम, फिर यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप इक्वल टू 0, हमने मान लिया 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 3 प्लस एम आई कैप, ये हो गया आई कैप, प्लस अभी जे कैप बाहर कर लो तो 2 प्लस एम इक्वल टू 0। कंपेयर करो आई का कोफिशिएंट इस तरफ आई के साथ, तो 3 प्लस एम इक्वल टू 0 और 2 प्लस एम इक्वल टू 0। दोनों से अभी कुछ गलत तो हुआ नहीं है, फिर से चेक कर लो, 2 प्लस 2 एम हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 2 एम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से देखो एम के अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, दैट इज इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों से जब कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, और जब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं तो इसका वॉइस वर्सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। तो ये था अभी गेट 2012 में 3 क्वेश्चन ही आए थे मैथमेटिकल फिजिक्स से। अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।